अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मैं सबसे पहले कदीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया और कुछ बातें आपके सामने रखने की मौका दिया। हाज़रीन, मैं वक्फ के सिलसिले में जो मालूमात हासिल कर सका, इसका एक पस मंजर इस तरह है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बैकवर्ड क्लास कमीशन के ऊपर अपॉइंट किया था, जिसमें जस्टिस खत्री कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसमें काम करते हुए वहां पर मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों के एप्लीकेशन आए थे कि हमको भी बैकवर्ड क्लास या ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास नॉमेटिक ट्राइब, डीनोटिफाइड ट्राइब के अंदर शामिल किया जाए अलग अलग जगह पर। उसमें एक एप्लीकेशन मुजावर कम्युनिटी की भी थी, जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हमारी हालत बहुत खराब है, हमको भी ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब मुजावरों की सारी पड़ताल करने के लिए, उनका सर्वे करने के लिए जो कमेटी अपॉइंट की गई थी, उसमें मुझे भी अपॉइंट किया गया और महाराष्ट्र भर के जितनी दरगाहें हैं वहां पर जाकर हमने सरकारी ऑफिसरों के साथ उनका सर्वे किया। उस वक्त एक बात समझ में आई कि मुजावर जो है वो एक खादिम होते थे, दरगाहों पर उसकी देख रेख करना, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह, और उसकी जो मिल्कियतें होती थी दरगाहों की, फिर वो 100 एकड़ है, किसी के पास 50 एकड़ है, कहीं 10 एकड़ है, उसके ट्रस्टी अलग होते थे और ये कम्युनिटी एक अलग से डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि लाखों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके खादिम जो है वो सिर्फ चंदे पर और जो कुछ नजराने वहां पर जो आते थे दरगाहों पर, जायरीन जो चंदा उन्हें या जो कुछ भी अतिया देते थे उस पर उनके घर चल रहे थे। और इस किस्म की बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां डेवलप हो गई थी जो यही काम करते, उनके नंबर लगे हुए थे, ये जुमेरात को वो, उस महीने को वो, उस साल को वो खानदान। इस तरह पूरी एक बस्तियां थी जो शोलापुर में, सांगली में, अलग अलग और छोटे छोटे गांव में थी। वहां से इन वक्फ प्रॉपर्टी से मेरा अटैचमेंट हुआ और मेरे सामने ये बात आई कि ये प्रॉपर्टियां बेकार पड़ी हुई है, इस पर कुछ करना चाहिए, कुछ बेची जा रही है वगैरह वगैरह। उसमें से कुछ पर हमने कोर्ट में चैलेंज किया, वक्फ बोर्ड में चैलेंज किया, ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और वो केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए, पिछले 10 साल से उनको हम उसका सामना कर रहे हैं। तो उससे एक बात जो समझ में आई है वो आपके सामने रख रहा हूं कि हम लोग उस पर काफी, जो यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आए, जिन लोगों ने वक्फ के बारे में यहाँ पर मालूमात दी, तो ये मालूमात बहुत बड़े पैमाने पर हम तक पहुंच रही है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल काम करने के लिए, उनको उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए मजमूई तौर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। कहीं पर जैसे अभी यहाँ पर पता चला कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम है और इसी वजह से कोई मुस्बित कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस तरह एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5.5 लाख करोड़ रुपए मालियत के इमलाक जायदाद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है और इनका बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मौजूद है। ये जायदाद तकरीबन 8 लाख एकड़ जमीन पर मुहैयत है। इसका एक मतलब यह हुआ कि मुसलमानों के खालिस हक का एक जबरदस्त खजाना मुल्क भर में बिखरा पड़ा हुआ है। CWC यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने सभी स्टेट वक्फ बोर्ड है, उनसे मुल्क के बड़े शहरों में मौजूदा जायदाद का बाजार नरखा यानी करंट मार्केट वैल्यूएशन हासिल किया है। वो इस तरह है: कोलकाता 62,000 करोड़, दिल्ली, ये 5 साल पुराने आंकड़े हैं जो अब बढ़कर और ज्यादा हो गए हैं, तो कलकत्ता में 60,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उसके अलग मामले हैं। दिल्ली में 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक, हैदराबाद में 20,000 करोड़, मुंबई में 70,000 करोड़, चेन्नई में 8,500 करोड़, बेंगलुरु में 3,600 करोड़। यानी ये 6 मेट्रो सिटी में, मेट्रोज में ये प्रॉपर्टी जो है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपीस की है और
पूरे मुल्क में 5.5 लाख करोड़ की. These properties are located at the city center, and if they are put to efficient and marketable use, they can generate at least a minimum return of 10%, which comes around 3,600 crore. अगर उनको किसी तरह अमल में लाया जाए, उसका मुनाफा कमाया जाए, अगर उसका 10% भी आए तो वो 3,600 करोड़ रुपए के करीब होता है. एंड दिस इज अ हज फंड एंड कुड बी सफिशिएंट फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स. यानी काफी अमाउंट हर साल जमा हो सकती है ये हर साल में, जिससे ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं मुसलमानों के एजुकेशन के, बेवाओं के, स्टूडेंट्स के फीस के वगैरह वगैरह. अगर ये तमाम औकाफ सही तरीके से इस्तेमाल में लाई जाए तो मिल्लत के तकरीबन 70% माली मुश्किलात का हल हो सकता है. मसलन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मदारिस, मस्जिद की जरूरत तकमील हो सकती है. नेस तलबा, बेवाओं और माजूर अफराद के मुश्किलात आसान हो सकते हैं. और हुकूमत अच्छी तरह समझती है कि अगर मुसलमानों को इस औकाफ ही की पूरी तरह सुपुर्द कर दिया जाए तो इनकी तेज रफ्तार तरक्की से कोई रोक नहीं सकता. इसलिए वक्फ जायदादों को वो हुकूक देना नहीं चाहती जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को हासिल है, बल्कि वक्फ के निजाम में ऐसे खुशामद, बेजमीर और हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले मुफाद परस्तों को बिठा दिया जाता है, जो न सिर्फ ये कि औकाफ के मकासद का खून करते हैं, बल्कि मुसलसल इनको बर्बाद करते रहते हैं. इसी वजह से 80 से 70% वक्फ जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर औरों का या लैंड माफिया का कब्जा है. बल्कि कई रियासतों में स्टेट की हुकूमतों ने औकाफ की जायदाद पर कब्जा कर रखा है. जैसे कि अभी वाईएसआर रेड्डी जब वहां के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हैदराबाद में 1630 एकड़ जमीन जो दरगाह हुसैन शाह वली की थी, वो जो उस वक्त 3,200 करोड़ रुपए की थी, वो एपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को दे दी. चंद्रबाबू नायडू ने 1,100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी. जो एयरपोर्ट बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, हैदराबाद का जो बेहतरीन तरीन एक हिंदुस्तान का एयरपोर्ट है, और जिससे कोई रिटर्न्स हमको नहीं मिल रहे हैं. इस तरह मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आता हूं कि इस किस्म के और जो प्रॉपर्टीज है जिसमें ये हुकूमत के अलावा खुद मुसलमानों ने उसको, ट्रस्टियों ने बिल्डर्स को बेचा है, वो एक बड़ी तादाद में, कहीं 10 एकड़, कहीं 15 एकड़, कहीं 5 एकड़, उस पर हमने भी कुछ जगहों पर केस लगाए हैं जो अब तक 10 साल से लड़ रहे हैं. नीचे से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट वापस से ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन देता है, फिर ट्रिब्यूनल को फिर चैलेंज किया जाता है, और ये मुस्लिम वकला ही कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर्स के पास जो है बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है, 200, 500 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी से हासिल होते हैं. तो ऐसे वकीलों को, और वो मुस्लिम वकील ही अपॉइंट करते हैं, मुस्लिम वकील उसको ऐसे पेचीदगियों में उलझा देते हैं कि 10-10 साल तक उन केसों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. और उस पर केस करने वालों पर फौजदारी केस भी लगाए जाते. हम पर भी फौजदारी केस लगाई गई, झूठे लगाए गए, जिसको हमको निर्दोष साबित करने में हमको 5-5 साल कोर्ट में चले गए और इस किस्म के दबाव लाए गए. बहरहाल मैं मुख्तसर करते हुए और आता हूं कि जो 1995 का एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तरतूब निकाली, एक नोटिफिकेशन निकाला कि महाराष्ट्र में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनकी सर्वे करके एज इमीडिएटली उस पर से मुतवल्लियों के, जमींदारों के और कब्जादारों के नाम निकालकर वो वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे इंदराज किया जाए. और इसको पायलट तत्व के ऊपर पूना और परभनी को चुना गया और वहां पर उस नोटिफिकेशन के जरिए काम शुरू हुआ, सारे सर्वे हुआ. लेकिन अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस काम को करने में आज टालम टाल कर रहा है कि वो सिर्फ उन 7/12 के उतारे या प्रॉपर्टी कार्ड को कोरे कर दे और उस पर सिर्फ प्रॉपर्टी वक्फ, बिलोंग्स टू वक्फ ये डाल दे. ये भी नहीं हो रहा है. लेकिन 2014 में एक बिल आया था जो बहुत अच्छा था कि वक्फ प्रॉपर्टी एरिएक्शन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन, ये 2014 में ये बिल के अंदर जो सच्चर कमीशन का रिकमेंड किया था कि पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट 1971 eviction of unauthorized occupation should be applied to वक्फ प्रॉपर्टी. वक्फ प्रॉपर्टी पे भी ये इंडियन
सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई किया जाए, ताकि जिस तरह हमारी प्रॉपर्टियां हैं पब्लिक की, उसी प्रॉपर्टी के जिस तरह के हुकूक है जो कानून लागू होते हैं वो भी वक्त पर लागू किए जाए। और उन्होंने उसके अंदर और एक अच्छा काम किया था कि जितने भी स्टेट बोर्ड है उनको मैजिस्ट्रियल क्वाजी जुडिशियल पावर्स दे देने का ऐलान कर दिया गया था। उसके सीओ को मैजिस्ट्रेट के पावर दिए गए थे कि अगर उसने सीओ ने अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद किसी कोर्ट में इसको चैलेंज करने का किसी को इख्तियार नहीं होगा। लेकिन ये भी एक अलमिया है इस मुल्क का कि जब ये सर्कुलेट किया गया ये नोटिफिकेशन अमल में लाने के लिए, तो इसको ब्यूरोक्रेसी ने ही अपोज किया। माइनॉरिटी अफेयर के ब्यूरोक्रेसी ने अफेयर किया कि आप इस किस्म का कानून कैसे ला सकते हैं, आप मैजिस्ट्रेट पावर सीओ को कैसे दे सकते हैं, आप इस किस्म के इख्तियारात सीओ को नहीं दे सकते जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हाई पावर हो। और दूसरा 1971 का एक्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसको वक्फ के जरिए मिला नहीं सकते। इस तरह ये बिल अब 2014 से फिर से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी बात को निहायत मुख्तसर करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं अपने तौर पर सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे तजुर्बे में आई है कि लोग ऑब्जेक्शन लेने को तैयार है जो प्रॉपर्टीज उनके मोहल्लों में, उनके शहरों में, उनके गांव में हो रही है, लेकिन उसके लिए वकील देने पड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन देने से नहीं होता है, उसकी पेचीदगियां पैदा कर देता है सामने वाला वकील लेकर। तो उसके लिए कोई वकील फ्री में लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि सामने वो 2-2 और 5-5 लाख रुपए लेकर सीनियर वकील खड़े होते हैं और मुसलमान होते हैं। तो ऐसी हालत में उन लोगों की जो ये केस लड़ना चाहते हैं उनकी कमर टूट जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वापस आता है। ये हमारे तजुर्बे में आया है, जबकि सारे पेपर हमारे पास मौजूद है पेशवा के जमाने के, शिवाजी महाराज के जमाने के, जब वो वक्फ की गई हुई प्रॉपर्टीज के तांबड़क पट बोलते हैं वो मौजूद है, गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये साबित करने के लिए इतना बड़ा चक्कर लगाने में लाखों रुपए सिर्फ वकीलों को चले जाते। तो वकील मुहैया करने वाली एक तंजीम खड़ी हो जाए कम से कम। हाँ, उसमें मशवरे देने वाले बहुत खड़े होते हैं कि आप इस तरह कहिए, आप इस तरह, लेकिन उसमें मशवरों से नहीं होता है वो मामला जब तक वकील नहीं हो और उस पेचीदगियों के साथ वो आखिर तक लड़े नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आया है और ये सभी के सामने आता है जिसके हमने जो कुछ भी मालूमात ली। इसलिए ऐसी तंजीमों को मैं ये करूंगा कि एक जैसा खान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, कभी वो ऐसी कमेटी बनाने की कोशिश करे जो वकीलों को ये कर सके। जैसे आप एक हमारे मलबारी आए थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स फ्री तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए। उसी तरह वकील जब तक ये पेश नहीं करेंगे कि हम लोग इस केसेस में हम अपने खिदमत आपको देंगे, तो आप यकीन जानिए हजारों केसेस कोर्टों में चले जाएंगे और हमारी उसके ऊपर एक दबाव आएगा उन बिल्डरों के ऊपर, उन नाजायज कब्जादारों के ऊपर कि इनके ऊपर इनके साथ लड़ने के लिए एक कानूनी टीम खड़ी हो गई है। लिहाजा आखिर में ये कि 2021 में हुकूमत ने जो अर्बन वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम प्रोड्यूस की है वो एक अच्छी स्कीम है, उसका हम स्वागत करते हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी बेकार पड़ी है, अगर वो कोई प्रपोजल जिसका नाम उन्होंने शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें अगर कोई प्रपोजल वो देता है तो उसके बगैर लोन के उसको करोड़ों रुपए उसकी जो अभी ये है स्कीम की वो दे सकते हैं, देते हैं, दे रहे हैं, जिसके जरिए ये बेकार पड़ी हुई प्रॉपर्टियां डेवलप की जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी तंजीमों को आगे आना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को जो आर्किटेक्चर है उनको आगे आना पड़ेगा कि भाई आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं, ये डेवलप करने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना के देते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पेश कीजिए। इस किस्म की भी एक मूवमेंट चलाई जानी चाहिए ताकि जो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हमारे हाथ में है उसको डेवलप किया जा सके। ये गाइडलाइंस जो है 2021 अप्रैल से हुकूमत हिंद ने जारी कर दी है और वो सब हमारे पास भी है, नेट पर भी आप उसको सर्वे करके डाउनलोड कर सकते हैं। 30 पेज की वो 15-20 पेज की तकरीबन गाइडलाइंस है जो बहुत अच्छी है, उसका स्वागत करते हुए उसका फायदा उठाना चाहिए। वो बहुत कम वक्त दिया गया था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर घंटों घंटे बोला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।